आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक्स है, अगर हम इसके बारे में जानते नहीं हैं और इसके बारे में अगर समझते नहीं हैं तो हम केमिस्ट्री में कभी रुचि पा ही नहीं सकते। और फिर यही कहेंगे जो सब कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत ही खराब सब्जेक्ट है। लेकिन यकीन मानिए, केवल पाँच छः ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको जानने के बाद केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है, रुचिकर हो जाती है। तो आज उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जानने से पहले परमाणु के बारे में जान लिया जाए तो परमाणु जो है ब्रह्मांड का बहुत ही सूक्ष्मतम कण है जिसे हम अपने नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। ये हमारे डीएनए में है, हमारे आरएनए में है, मिट्टी के कण में है, किसी भी धातु में है, जल में है, ऑक्सीजन में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस ले रहे छोड़ रहे इसमें है। तो अति सूक्ष्म है। और केमिस्ट्री जो है परमाणु और अणुओं का विज्ञान है, इसीलिए परमाणु के बारे में और परमाणु की संरचना के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है अगर हम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि फिजिक्स में 12th में जो है ये परमाणु मॉडल के बारे में जिक्र है और परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हमें फिजिक्स के लिए भी परमाणु मॉडल जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अब परमाणु मॉडल की बात करें, परमाणु संरचना की बात करें तो कई लोगों ने परमाणु संरचना दिया था जिनसे हम बस इम्पोर्टेंट वाले पढ़ेंगे, यानी कि 2 आधुनिक परमाणु मॉडल्स जो कि हम बाद में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो नील्स बोर परमाणु मॉडल अभी पढ़ेंगे, ये आधुनिक परमाणु मॉडल नहीं है लेकिन ये कई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अधिक ही सहायक है, इसलिए हम इस मॉडल को जरूर से जरूर पढ़ेंगे। नील्स बोर परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु का आकार है वो बिल्कुल एक गोलीय आकार है, ठीक जैसे एक गेंद है, जैसे एक फुटबॉल है, ठीक उसी तरह से परमाणु का भी आकार है। और जो परमाणु का केंद्र है, परमाणु का केंद्र पर ये जो परमाणु है इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि परमाणु का जो केंद्र है इस केंद्र को हम लोग नाभिक बोलते हैं। और ये जो परमाणु है मूलतः 3 छोटे छोटे कण से बना है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है E- होता है, प्रोटॉन का जो संकेत होता है वो P+ होता है और न्यूट्रॉन का जो संकेत होता है N और 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो उदासीन होता है। तो परमाणु जो है इन तीनों ही कण से मूलतः रूप से बना हुआ है। ये तीनों कण जो है एक विशेष परमाणु के में जो विशेष स्थिति पर रहते हैं, विशेष जगह पे रहते हैं। तो जो परमाणु का केंद्र है, केंद्र में जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने की वजह से न्यूट्रॉन 0 है, उदासीन है, और प्रोटॉन पॉजिटिव है। और इसी वजह से जो परमाणु का नाभिक होता है वो धनात्मक हो जाता है, क्योंकि केवल धनात्मक चार्ज ही रहते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर परमाणु जो होता है वो धनात्मक हो जाता है, धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ठीक उसी तरह से नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इन जिन कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं उनको हम या तो कक्षा कहते हैं, या तो ऊर्जा स्तर कहते हैं, या तो कोश कहते हैं, या इसे सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 नाम है। ये कोश कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, फिर कक्षा कह सकते हैं और इसको सेल भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। तो ये जो है
यानी कि ये जो हमने कक्षा बनाया है, ये जो है इसको हम लोग एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इसे के एल एम एन से भी प्रदर्शित एम एन से प्रदर्शित करते हैं, या 1 2 3 4 5 ऐसे इस अंक से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम लोग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। और इसको हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक क्वांटम संख्या 1 हो सकता है पहली कक्षा के लिए, क्वांटम संख्या 1 दूसरी कक्षा के लिए, क्वांटम संख्या 2 तीसरी कक्षा के लिए, क्वांटम संख्या 3। यहाँ पर अगर हम दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी क्वांटम संख्या 2 होगी, और तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके क्वांटम संख्या 3 होगी। इसी प्रकार से 4, इसी प्रकार से 5, और इंग्लिश में उसको संकेत करने के लिए KLMNO इस तरह से आगे हम संकेत से दर्शाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक में पूरे एक तरह से एकत्रित रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं में एक निश्चित संख्या में रहते हैं। जो निम्न कक्षा है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बिल्कुल निश्चित रहती है हर एक कक्षाओं में। और हर एक कक्षाओं में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n² के बराबर होती है। यानी कि अगर हम जब भी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में अधिकतम यानी कि अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो ये जो है 2n² के फॉर्मूले से निकलता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो प्रत्येक जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, 2n²। और जहाँ पर n जो है कक्षा संख्या है। अब कोई पूछ दे कि जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो बस यहाँ पर n बराबर 1 लिखना है। यानी कि अगर हम पहली कक्षा के लिए निकालें तो पहली कक्षा, ठीक है, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संख्या जो है यहाँ पर n बराबर 1 हो जाएगा, और हम यहाँ पर 2 और n की जगह पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 इंटू, और n का मान इस बार 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर जो होगा 4 और 4 का गुणे 2 यानी कि 8। इसी तरह से अगर कोई तीसरी कक्षा में पूछ दे तो तीसरी कक्षा में बताने के लिए तीसरी कक्षा में यानी कि n का मान 3 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 और 9 गुणे 2 यानी कि 18। और इसी तरह से मान लो कोई सातवीं कक्षा में पूछ दे तो सातवीं कक्षा में 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग जो होगा 7 7 49 और 49 गुणे 2 यानी कि 98। सातवीं कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो 98 भरे जा सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कोषों में भरे जाते हैं वो एक विशेष नियम से भरे जाते हैं, वो एक विशेष विधि से भरे जाते हैं। और उसी विधि को हम यहाँ पर समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस प्रकार से भरे जाते हैं और उसको कैसे हम लिखेंगे। और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन भरने को जान जाते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने को जान जाते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन भरने की जो पहचान है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये सब पढ़ने के बाद, ये सब सीखने के बाद, रिवीजन करने के बाद जो है हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फॉर्मूला बताते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन को हमेशा याद रखना है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा, और किसी भी कंडीशन में हमें किसी कक्षा में अधिकतम से एक भी अधिक नहीं भरना है। भले ही कम चलेगा लेकिन अधिकतम से एक भी अधिक नहीं भरना है। तो अब आगे कुछ ऐसे परमाणु के उदाहरण लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे जाते हैं।